देखो, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है। देखो, इसका एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारे ऑसिलेटरी बिहेवियर, सिस्टम की ऑसिलेटरी बिहेवियर के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। अभी ये ऑसिलेटरी होता क्या है, ऑसिलेशन होता क्या है। तो देखो, ऑसिलेशन में आपसे सिंपल बताऊं ना, एक सिंपल डेफिनेशन, अगर सिंपल में आपको सिनोनिम बताऊं, तो ऑसिलेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, जैसे आपका कोई सिग्नल जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपका ये सिग्नल है, सॉरी, ठीक है, ये आपका सिग्नल है, बस तो यही सिग्नल आपका आगे भी रिपीट होगा, वापिस से रिपीट होगा। ठीक है, तो बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। तो हमें इसमें दो चीज सीखनी है आज, एक डैम्पिंग फैक्टर और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो, डैम्पिंग फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो हमें डैम्पिंग के बारे में जान लेना जरूरी है कि डैम्पिंग क्या होता है। तो देखो, एक सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो भी आपका जो भी जैसे फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये जा रही है, ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड में कमी आ जाना, जैसे ये एम्पलीट्यूड इतना इतना हो जाना छोटा, ठीक है, इतना हो जाना, बस तो ये क्या है, एक तरीके से डैम्पिंग कहलाई जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डैम्पिंग आपकी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उसका डेफिनेशन होती है। मैं इलेक्ट्रिकल साइड की बात कर रहा हूँ कि डैम्पिंग क्या होती है, कि जो भी आपकी सिग्नल है, उसका जो भी एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड में कमी आ जाना, उस एम्पलीट्यूड को कम कर देना, ये क्या कहलाता है, डैम्पिंग कहलाता है। ठीक है, बस तो हमें यही सीखना है कि डैम्पिंग रेशियो क्या है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑसिलेशन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल में ऐसा लिखूंगा, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीज हमें पहले सीखनी है। सबसे पहले हमें सीखना है डैम्पिंग रेशियो, और दूसरी चीज हमें सीखनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो देखो, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो इज अ फैक्टर फॉर मेजरिंग डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब मैंने आपको बता दी कि डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड में गिरावट आ जाना, एम्पलीट्यूड कम हो जाना। ठीक है, और डैम्पिंग रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं बाय दी जीटा। जीटा को हम लोग कैसे करेंगे, जीटा हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नहीं, जीटा हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल कैपिटल जेड लिख सकते हो, कैपिटल जेड। ठीक है, ये लोअर केस में है, ये अपर केस में है जीटा। तो हम लोग मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस का यूज करेंगे। तो अब डैम्पिंग रेशियो में जब आपका जीटा मैक्सिमम होता है, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स द मैक्सिमम अपोजिशन टू द ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका सिस्टम है, वो आपका क्या कहना है, ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेशन में ही वर्क करना चाहता है। इसका मतलब जो उसका वर्क पहले हो रहा है, वही वर्क वो रिपीटेशन में करना चाह रहा है। ये चीज कब पॉसिबल है, जब आपकी जीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब। तो डैम्पिंग रेशियो में मैं इतना ही यहाँ पे लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे हम लोग, इट इज अ फैक्टर फॉर मेजरिंग डैम्पिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय जीटा। जीटा, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जीटा। व्हेन जीटा इज मैक्सिमम, जीटा इज मैक्सिमम, it creates
मैक्सिमम opposition to the oscillatory behavior of the system। ठीक है, तो ये होता है डैम्पिंग रेशियो। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपकी जीटा, ये जो जीटा की वैल्यू है वो जीरो होती है, एट दैट टाइम देयर इज नो ऑपोजिशन टू द ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम विल ऑसिलेट नेचुरली। मीन्स उसका जो नेचर है ऑसिलेट करना, उस नेचर के अकॉर्डिंग ही आपका ऑसिलेट करेगा कोई भी सिस्टम। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब जीटा की वैल्यू आपकी जीरो है, और जीटा की वैल्यू अगर आपकी जीरो होती है तो उस टाइम में ऑसिलेटरी बिहेवियर को अपोज करने वाला कोई भी फैक्टर आपका पिक्चर में नहीं होता है। ठीक है, और जब आपकी जीटा की वैल्यू जीरो होती है तब सिस्टम जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। ठीक है, और इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा एन से। कैसे? ओमेगा एन से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी में? ये लिख सकते हैं व्हेन जीटा is equal to 0, then at that time there is no opposition. There is no opposition to oscillatory behavior of the system, and system will oscillate naturally। So when zeta is 0, the system will oscillate with maximum frequency। ठीक है, and this is called as natural frequency। This called as natural frequency, और हम इसे डिनोट करते हैं, and it is denoted by ओमेगा एन। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एन। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमें सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सीखने से पहले, चालू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी था। एक तो डैम्पिंग रेशियो और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो देखो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है एस की डिनोमिनेटर में, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे मैं नीचे ही एक पॉइंट लिख देता हूं, इन दी सेकंड ऑर्डर सिस्टम द हाईएस्ट पावर ऑफ एस in the denominator of transfer function is 2। ठीक है, तो देखो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, आर एस
कमिंग पॉइंट, यहां से आपका सी एस विद द नेगेटिव फीडबैक, ये प्लस, और कैसे बनेगा, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस टू जीटा, टू जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये है ब्लॉक डायग्राम। मैं इसे फिगर लिख देता हूं, फिगर ए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहां से ये जो फिगर है, यहां से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी एस डिवाइडेड बाय आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस टू ओमेगा एन स्क्वायर। ये होगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ये ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से ये जो इक्वेशन आया ना, बस इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए टाइम रिस्पॉन्स, देन रैंप फंक्शन के लिए टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला देखते हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूं, नंबर 1 टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम का आउटपुट देखना है हमें। तो आउटपुट कैसे लिखेंगे, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, यानी कि सी एस ही हमारा आउटपुट है। सी एस क्या होगा, इक्वल टू आर एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस टू ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा आउटपुट। ये उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे आपकी कौन सी सिग्नल है, यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल है। तो यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए हमारा आर एस क्या होगा, तो फॉर यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय एस, 1 डिवाइडेड बाय एस। बस, तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय एस है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुट वैल्यू ऑफ आर एस इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस 2 ओमेगा एन स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। ठीक है, यहां पे ये जो डिनोमिनेटर में ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, रीराइट करेंगे और
हम लोग इस इक्वेशन में ये जो है उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करते ही हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, डूइंग partial fraction of equation number 3 and rewrite the equation. Rewrite the equation. क्या इक्वेशन बनेगी, CS इज इक्वल टू 1/s माइनस, रीराइट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा, s प्लस 2 जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये बनेगा हमारा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जैसे मैं नंबर 4 दे देता हूं। नाउ यहां पे हमारी टर्म है ओमेगा n। अब ओमेगा n की जो टर्म है यहां पे हम लोग पुट करेंगे ओमेगा d इज इक्वल टू 1 ओमेगा n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बस तो यहां से हम लोग ओमेगा n की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते ही हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, CS की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/s माइनस s प्लस 2 जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा n स्क्वायर प्लस यहां पे हम लोग पुट करेंगे ओमेगा d स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमने क्या पुट किया, ओमेगा d स्क्वायर। बस तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा रीराइटिंग दिस इक्वेशन, रीराइटिंग दिस इक्वेशन। तो रीराइट करने पे हमारे पास क्या आएगा, CS इज इक्वल टू 1/s माइनस s प्लस 2 s प्लस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर प्लस ओमेगा d स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय ओमेगा d इंटू ओमेगा d डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर प्लस ओमेगा d। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूं। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या किया है, ये जो एक इक्वेशन 2 ओमेगा n था, 2 जीटा ओमेगा n था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बस। और यहां पे क्या कर दिया, उसको रीराइट कर दिया है, सिंपल। ठीक है, एक मैथमेटिकल ये इक्वेशन है, बस आपको मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए। ओके, अब ये जो इक्वेशन आया ना नंबर 6, इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे दोनों साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास इनवर्स लेते ही क्या आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ C ऑफ S इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या था, 1/s माइनस s प्लस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर प्लस ओमेगा d स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा n अपॉन ओमेगा d इंटू
ओमेगा डी डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। बस ये जो इक्वेशन है इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो एस डोमेन में है वो हमारा टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी ऑफ टी 1 एस का लाप्लास इनवर्स 1। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे उसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू कॉस ओमेगा डी टी माइनस ये तो आपका कांस्टेंट है तो जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी इंटू ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी। डी है वो आपका यहाँ पे नीचे है डी। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। यहां पे भी हम लोग सिंस ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इक्वेशन कैन बी rewritten। क्या करें हम लोग, ओमेगा डी की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे और उसको ये जो 7 नंबर का इक्वेशन है इसको रीराइट करेंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन, ct इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस जीटा साइन ओमेगा डी टी। इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन हमें कुछ याद दिलाता है सर, ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसा कुछ हमें याद दिलाता है। देखो ट्राइंगल अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा पाई, यहाँ पे जीटा, यहाँ पे 1 और उसके सामने ये क्या बनेगा अब हमारा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये जो फिगर है इस फिगर को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहां से हम लोग साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे, देखो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल के सामने वाली जो भी साइड है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। कर्ण बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो साइन थीटा यहां से मैं लिखूंगा नाउ कंसीडर अबव फिगर तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास साइन फाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। कॉस फाई की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल सकती है, क्या मिलेगी, जीटा, क्योंकि कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या लिखते हैं, पास नजदीक वाली बाजू डिवाइडेड बाय कर्ण। ठीक है, हम लोग ये लिखते हैं ना एल ए एल डिवाइडेड बाय के के ए, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो ये क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है और ये क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, बस तो वही ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कॉस फाई मिल जाएगा और साथ ही साथ में हमें टेन फाई भी मिल जाएगा। टेन फाई क्या होगा हमारा, टेन फाई होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, अब ये क्यों लाया मैंने, ये क्यों लिखा मैंने, आगे देखते हैं। तो देखो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था ना, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 में देखो
ये मेरी टर्म आ रही है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाई लिख सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी टर्म देखो क्या आ रहा है आपका, जीटा आ रहा है, तो जीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाई लिख सकता हूँ। मैंने इसीलिए ये जो ट्राइंगल है उसका यूज किया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8 में ये जो वैल्यू है मैं पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 8 मेरा कैसे बनेगा, तो देखो इक्वेशन नंबर 8 मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, सी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ पे साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका मैथमेटिकली क्या कहलाता है, साइन, जैसे ओमेगा डी है तो यहाँ पे ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये इक्वेशन आपका यहाँ ये कहलाता है। ठीक है, बस तो ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। एक मिनट, ओके चलो, तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये आपने आई थिंक 12th में या फिर डिप्लोमा में पढ़ा होगा कि जो साइन अल्फा प्लस थीटा होता है ना, इसका जो इसका जो हम लोग विस्तरण करते हैं वो कैसे करते हैं, साइन फाई इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस फाई इंटू साइन अल्फा, ऐसे लिखते हैं। बस तो ये वही चीज है, हमने क्या किया, उसका हमने रिवर्स किया। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस है, ये वाइस वर्सा होती है। ओके, तो बस ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हम लोग नंबर दे देते हैं 9 नंबर, इस इक्वेशन का नंबर है 9। ठीक है, नाउ हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे ओमेगा डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ओमेगा एन, सिंस ओमेगा डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये था। और एक और चीज थी, अभी हमने एक और चीज फाइंड आउट करी यहाँ पे, टेन फाइव। तो यहां से टेन फाइव से आपके फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फाइव की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फाइव की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीटा, ये आएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर हमारा जो 9 आया ना, इस इक्वेशन 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा डी की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और फाई की जगह हम लोग पुट करेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ये पुट करेंगे हम लोग। बस तो ये पुट करते ही इक्वेशन नंबर 9 हमारा क्या बन जाएगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर
इंटू साइन ओमेगा, डी की जगह हम लोग लिखेंगे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी, ये ठीक है, ये इंटू है, प्लस फाइव की जगह हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ठीक है। बस तो ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे। तो ये आ गया हमारा आउटपुट सिस्टम का, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आउटपुट आ गया। नाउ एरर, अब हम लोग एरर की बात करेंगे। तो एरर जो है वो कैसे गिवन होती है, तो द एरर इज गिवन बाय, एरर इज इक्वल टू क्या होता है, ईटी डिनोट करते हैं ईटी से, और वो क्या होता है आरटी माइनस सीटी। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आरटी क्या होगा हमारा 1 होगा, और सीटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। बस तो ये इक्वेशन नंबर 10 यहाँ पे पुट कर देंगे, जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। पुट कर दिया, सॉल्व कर देंगे तो बस ये 1 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारा, एरर में हमारे पास ये बचेगी ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ये इक्वेशन हमारा एरर का आया, इक्वेशन नंबर 11। तो स्टेडी स्टेट एरर अगर हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग तो एरर की जो इक्वेशन आई इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे टाइम की, कितने तक, टेंड्स टू इनफाइनाइट तक। तो द स्टेडी स्टेट एरर is given by ESS। बस जो इक्वेशन हमारा आया था एरर का उसमें हम लोग टाइम लिमिट लगा देंगे, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट तक, और e रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जो इक्वेशन था हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 12, ठीक है, ये आ गया हमारा स्टेडी स्टेट एरर। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो हमारा 10 था ना, इक्वेशन नंबर 10 में जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन है, ये देखिए टाइम रिस्पॉन्स का जो एक्सप्रेशन है, ये इस इक्वेशन में अगर आप जीटा की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1 रखते हैं ना, तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशन मिलेगा, जहां पे जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर।
और टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारा डीकेइंग मिलेगा, हमें डीके मिलता जाएगा। ठीक है, तो जो टर्म है जो हमारी ओमेगा डी वाली टर्म क्या थी हमारी, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। वो केसेस क्या है, जीटा के लिए जो डैम्पिंग रेशियो है हमारा, वो डैम्पिंग रेशियो ये जीटा की जो वैल्यू है, उस जीटा की वैल्यू हमारे सेकंड ऑर्डर का जो टाइम रिस्पॉन्स है उससे बहुत ही इफेक्ट करता है। तो केसेस है कुछ, वो केसेस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखो स्लाइड ऐड कर, चलो देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, द टर्म ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज कॉल्ड डैम्प्ड डैम्प फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो जो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो टाइम रिस्पॉन्स दिखा था ना, इक्वेशन नंबर जैसे ये था ना, आउटपुट का इक्वेशन, ट्रांसफर फंक्शन देखा था हमने, जो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 फॉर पहला केस क्या रहेगा, पहला केस हमारा रहेगा जीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1, अगर हो तो, अगर हो तो टाइम रिस्पॉन्स क्या रहेगा। देखो हमको मिलना चाहिए ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए हमें, लेकिन लेकिन ये जो टर्म है ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इस डैम्प फ्रीक्वेंसी के कारण हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। ट्राइंगल नहीं है ये, मतलब ये क्या हो रहा है, डिकेइंग हो रहा है, आपका जो भी वैल्यू है वो आपकी यहां से डीके होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो डीकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ये वाला टर्म, ये डीकेइंग एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या है, 1 प्लस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इस वैल्यू, ये जो गैप है ना, इस गैप की वैल्यू कितनी होगी, 0.02 यूनिट, मीन्स 0.02 यानी कि 2%, 2% वैल्यू होगी किससे, ओरिजिनल से। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आपका प्लस कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला है डिकेइंग, उसको 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो जीटा लेस देन अगर 1 होता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। देखो जैसे ये एक और है, अगर आपका फंक्शन, आपका फिगर कुछ इस तरीके से जा रही है ना, ये ऊपर से अगर आप ऐसा है तो भी ये आपको डीकेइंग एक्सपोनेंशियल में देखने को मिलेगा।
टाइम जाते जाते ये जो वैल्यू है ना, डैम्पिंग होती होती एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीटा है, जीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अंडर डैम रिस्पॉन्स। मीन्स सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो हमारा अंडर डैम्प हमें मिल रहा है। किस वैल्यू के लिए, अगर हम लोग जीटा की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तब। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका ई रेस टू टी एरर का है, और ये आपका सी ऑफ टी का है, और ये टाइम है। ठीक है, ये भी आपका टाइम है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर आप जीटा की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था ना, उस इक्वेशन 1 में आप क्या करेंगे, जीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0, 0 वैल्यू आप पुट कर देंगे, बस सिंपल। तो पुट करते ही नेक्स्ट स्लाइड में बी फॉर जीटा इज इक्वल टू 0, पुट जीटा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आएगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे जीटा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 0, ई रेस टू माइनस 0 ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर इंटू साइन इंटू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर इंटू टी प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन ओमेगा एन टी प्लस tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। उसको यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन ओमेगा एन टी प्लस पाई बाय 2। बस, तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग कुछ होता है तो साइन का कॉस में कन्वर्जन हो जाता है। तो हम लोग सी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ये जो इक्वेशन है ना आपका, ये इक्वेशन क्या बताता है आपका, कि आपका जो डैम्पिंग ऑसिलेशन है वो आपका सस्टेन हो जाए। सस्टेन मतलब कि कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, वही आपकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ऐसा अगर कुछ होगा तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो एम्पलीट्यूड है वो 1 यूनिट का है, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो 1 यूनिट का ही रहेगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल डिके या एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस। थर्ड केस में क्या आता है, अगर आपकी ये जीटा की वैल्यू आप 1 रखते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं, तो 1 रखने पे हमारा क्या आएगा, देखिए ये भी देख लेते हैं। तो तीसरा केस है पुट जीटा इज इक्वल टू 1, पुट जीटा इज इक्वल टू 1। बस, तो जो हमारी सीटी वाला जो वैल्यू थी ना, बस उसमें हम लोग जीटा की वैल्यू 1 रख देंगे, और साथ ही साथ में जो लिमिट है जीटा की उसको नियरली अबाउट टू 1 यानी कि लिमिट दे देंगे। तो कैसे लिखेंगे, सी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट जीटा टेंड्स टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा।
बस तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस ये क्या था 5 था, तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग 5 रखेंगे और लिमिट पुट कर देंगे। बस तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, लिमिट पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट सो पुट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, ये करेंगे। देन cos फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, जीटा मिला था हमें, और sin फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बस तो ये सारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो इक्वेशन में हमें पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा c ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट जीटा टेंड्स टू 1 माइनस e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टू साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू जीटा प्लस कॉस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए साइन प्लस कॉस है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू जीटा नहीं इंटू टी और इंटू जीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, बस तो यही पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो c ऑफ t इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, लिमिट जीटा टेंड्स टू 1 साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी इंटू जीटा। और बस ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा हमारा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी के। एंड इसके साथ साथ लिमिट जीटा टेंड्स टू 1 कॉस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी, जो वैल्यू है वो हमारी है 1। तो ये जो दो इक्वेशन आए ना, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं कहां पे, यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास c ऑफ t की क्या वैल्यू आएगी आफ्टर दी सॉल्यूशन। आफ्टर दी सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, सी टी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू 1 प्लस ओमेगा एन टी, ये हमें इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां से थर्ड जो हमारा केस था जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए हमें कैसा फिगर मिलेगी, हमें कुछ ऐसी फिगर मिलेगी। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ साइकिल के लिए हमें ये जो वैल्यू है ये 98% देगी ओरिजिनल वैल्यू से, और यहाँ पे आगे जाते ही टोटल 1 यूनिट हो जाएगी जब आप टाइम से आगे जाते जाएंगे तब। ठीक है, ये टी है और ये आपका सी ऑफ टी है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा केस। चौथा केस क्या कहता है, देखो चौथा केस ये कहता है कि अगर आप जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो 1 से ज्यादा लेने पे हमारे पास सिस्टम का आउटपुट क्या मिलेगा। देखो ये चौथा केस डी
फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो आउटपुट जो था हमारा, आउटपुट क्या था, आर एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यह आउटपुट था। यहाँ आउटपुट में आप आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस लिखते हैं ना, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, वो हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते हैं, 1 अपॉन एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आफ्टर द पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं ना, जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन का भी अगर हम लोग फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करने पे हमारे पास ऐसा आएगा कुछ, टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सी एस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 अपॉन एस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस जीटा माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 एस प्लस जीटा माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हम लोग वापिस से यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारा माइनस है ना, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देन एस प्लस जीटा माइनस की जगह प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन, ठीक है। बस तो यहां से ये जो इक्वेशन आया पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, इसका हम लोग इनवर्स लाप्लास लेंगे। इनवर्स लाप्लास लेते ही हमारा क्या आएगा, हमको आउटपुट मिल जाएगा जो को हमें टाइम डोमेन में चाहिए, सी ऑफ टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वो आएगी 1 माइनस, ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, लाप्लास इनवर्स लेने के बाद e रेस टू माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस e रेस टू माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये जो ये वाला इक्वेशन आया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका टाइम रिस्पॉन्स देखें, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या डिनोट करता है, ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स। मींस जब आपका जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है,
तो उसको हम लोग कहते हैं ओवर डैम रिस्पॉन्स। ठीक है, और ओवर डैम रिस्पॉन्स से हम लोग फिगर में बताते हैं, ऐसे बताते हैं। ये हमारा ओवर डैम्प है। ठीक है, ये हमारा सी ऑफ टी है, ये हमारा टाइम है, और ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जीटा की जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो हम लोग एक चीज निग्लेक्ट कर देते हैं। वो क्या निग्लेक्ट करते हैं? द इफेक्ट ऑफ फास्टर टाइम कांस्टेंट, वो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो निग्लेक्ट करने के बाद जो हमारा एक्चुअल डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग, इन दोनों की जो रेशियो है, ठीक है, यानी एक्चुअल डैम्पिंग क्या होता है? एक्चुअल डैम्पिंग आपका होता है जीटा ओमेगा एन, ये हमारा एक्चुअल डैम्पिंग है। क्या बोलते हैं इसको? जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय जो क्रिटिकल डैम्पिंग होता है। क्रिटिकल डैम्पिंग मींस ओनली ओमेगा एन, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? जीटा, जीटा जितनी आएगी। ठीक है, बस तो ये था हमारा टाइम रिस्पॉन्स फॉर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम और जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 1 होती है तब, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवर डैम रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए टाइम रिस्पॉन्स का चैप्टर मतलब एक टॉप पॉइंट था जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या चीज देखेंगे? हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। उसमें हम लोग टाइम डिले देखेंगे, राइज टाइम देखेंगे, पीक टाइम क्या होता है वो देखेंगे, मैक्सिमम ओवरशूट किसे कहते हैं, सेटलिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और देन इसके बाद ये सारी चीज देखने के बाद हम लोग यूनिट रैंप इनपुट फंक्शन के लिए हमारा टाइम रिस्पॉन्स क्या कहता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज मैंने आपको बताई ना कि पीक टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या है, ओवरशूट के पीक क्या होती है, मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या है, ये सब क्या है? ये सब आपके यूनिट स्टेप फंक्शन के ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।